हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से बच्चों मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर बीएससी वाले बच्चों के लिए फिजिक्स का कंटेंट अपलोड करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं इसमें मैं 11th-12th का कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, साथ में ही जो कंपटीशन एग्जाम है जेई और नीट के लिए भी मैं अपलोड करूंगा। तो बच्चों मैं सेपरेट कोर्स के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा। जब भी जो वीडियो अपलोड हो आप लोग अपने आप जाके उस प्लेलिस्ट में से अपना कंटेंट देख लें। बच्चों सबसे पहले मैं इसमें बीएससी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कंटेंट अपलोड करूंगा और फिर जैसे जैसे फर्दर डिमांड आएगी फिर मैं बीएससी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अपलोड करूंगा। ध्यान रहे धीरे धीरे मैं पूरा कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। तो अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको और भी अदर बीएससी के स्टूडेंट्स के बीच में आप शेयर करें और इसको लाइक करें। तो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जानते होंगे, जैसे उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली बुक चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पेपर है जिसे हम विद्युत चुंबकी भी कहते हैं। तो इसकी आज मैं यूनिट ले रहा हूं एलसीआर परिपथ का क्षणिक व्यवहार। तो बच्चों इस एलसीआर परिपथ के क्षणिक व्यवहार वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं, इस यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आरसी परिपथ का क्षणिक व्यवहार है, आरएल परिपथ का क्षणिक व्यवहार है। फिर एलसीआर परिपथ के लिए हमें क्वालिटी फैक्टर निकालना है, एलसीआर परिपथ का एनालिसिस करना है, सीरीज और पैरेलल दोनों का एनालिसिस करना है। तो आज हम सबसे पहले आरसी परिपथ का क्षणिक व्यवहार समझते हैं। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा संधारित्र के बारे में मालूम होना चाहिए। जो संधारित्र होता है, जो कैपेसिटर होता है, वो क्या करता है, वो आप लोगों को पता है कि ये कैपेसिटर चार्ज को होल्ड करता है। ये क्या कर देता है, चार्ज को संचित कर लेता है, आवेश को संचित कर लेता है, चार्ज को होल्ड करता है और यानी विद्युत ऊर्जा को होल्ड कर लेता है। इस कैपेसिटर का काम होता है। और हम ये भी जानते हैं कि इसके ऊपर जो पोटेंशियल डेवलप हो जाता है वो हो जाता है V इक्वल्स टू Q बाई C। इसके ऊपर जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो कितना होता है, Q बाई C होता है। तो जब ये कैपेसिटर पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है तो वो उस कैपेसिटर की स्थायी अवस्था होती है, ठीक है। लेकिन जब संधारित्र चार्ज हो रहा होता है, अभी पूर्ण रूप से चार्ज नहीं हुआ, और जब संधारित्र चार्ज हो रहा होता है तो उसे परिवर्ती अवस्था कहते हैं, संधारित्र की परिवर्ती अवस्था कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर मैं इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर मैं कोई बैटरी लगाता हूं तो जब ये अपनी स्थायी अवस्था में पहुंच जाएगा, सपोज इसकी जो धारिता है वो C है, जब ये अपनी स्थायी अवस्था में पहुंच जाएगा तो स्थायी अवस्था में इस पर अधिकतम आवेश Q नॉट आ जाता है और इसके सिरों पर विभवांतर जो होता है वो बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है, यानी V जो है वो E के बराबर हो जाता है। और ये कितना होता है, Q नॉट अपॉन C होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये जो मैंने यहाँ एक्सप्रेशन लिखा है ये किसके अंदर है, स्थायी अवस्था में, स्थायी अवस्था में। और अभी मैंने आप लोगों को स्थायी अवस्था बताया। स्थायी अवस्था कौन सी होती है, जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है और संधारित्र के सिरों पर विभवांतर बैटरी के विभवांतर के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है, तो ये कहलाती है संधारित्र की स्थायी अवस्था। तो इसी का हम यूज इसमें करेंगे आरसी परिपथ के क्षणिक व्यवहार में। तो हम आरसी परिपथ के लिए इसका इक्वेशन निकालते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इक्वेशन, यानी आवेशन और निरावेशन की समीकरण हम निकालेंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ आरसी परिपथ का क्षणिक व्यवहार समझने के लिए तो मैंने एक आरसी सर्किट बनाया है। इस आरसी के सीरीज कॉम्बिनेशन को मैंने एक विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ा है, विद्युत वाहक बल E है। और सबसे पहले मैंने ये जो स्विच है S, इसका संबंध बिंदु A से किया है। तो आप जानते हैं जैसे ही स्विच S का संबंध बिंदु A से होगा तो इस परिपथ में ये जो लूप बन रहा है ACDEFA, ये जो लूप बन रहा है इसमें विद्युत धारा बहना प्रारंभ होगी और धीरे धीरे संधारित्र जो है वो आवेशित हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसमें बहने वाली धारा है, किसी क्षण पर धारा है I धारा बह रही है, और इस कैपेसिटर पर किसी क्षण जो आवेश आ जाता है वो आ जाता है, मान लेते हैं हम Q आवेश आ जाता है। किसी क्षण आवेश कितना आ गया, इस पर Q आवेश आ गया। और यहां पर किसी क्षण विभवांतर उत्पन्न हो जाता है VR इक्वल्स टू IR। अगर यहां किसी क्षण Q आवेश आता है, स्मॉल Q आवेश अगर यहां आ जाता है तो यहां पर विभवांतर जो होगा VC इक्वल्स टू Q बाई C होगा।
ये आप बात जानते होंगे। हम यहाँ परिवर्ती अवस्था की बात कर रहे हैं कि संधारित्र धीरे धीरे कैसा हो रहा है, आवेशित होता जा रहा है, धीरे धीरे आवेशित हो रहा है, इस पर आवेश का मान बढ़ता जा रहा है। तो किसी क्षण पर इस पर आवेश, मैं कैपिटल क्यू ले लेता हूं, इस पर किसी क्षण आवेश कितना है, कैपिटल क्यू है। तो जो यहाँ किरचॉफ के नियम से लूप ए सी डी ई एफ, ए में देखेंगे ए सी डी ई एफ में टोटल विभवांतर ई किसके इक्वल हो जाएगा, वी आर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर प्लस वी सी यानी संधारित्र के सिरों पर विभवांतर के इक्वल होगा। तो ई बराबर होगा आई आर प्लस किसी क्षण विभवांतर है यहां पर क्यू बाई सी, और हम जानते हैं कि आई को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, आवेश प्रवाह की दर से डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं आर प्लस क्यू बाई सी। लेकिन बच्चों आपको यहां ये ध्यान देना होगा कि जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा, यानी जब संधारित्र स्थायी अवस्था में पहुंच जाएगा, क्योंकि कुछ ही क्षणों में संधारित्र पूरा आवेशित हो जाएगा, तो सारा का सारा विभवांतर वो कहां पर डेवलप हो जाएगा, वो संधारित्र पर डेवलप हो जाएगा। तो संधारित्र की स्थायी अवस्था में E बराबर क्यू नॉट बाई सी होगा, जहां क्यू नॉट अधिकतम आवेश है। बच्चों जब पूरा आवेशित हो जाएगा संधारित्र तो अधिकतम आवेश कितना आ जाएगा, क्यू नॉट। तो मैं लिख सकता हूं E इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई सी। तो यहां हो गया ये क्यू नॉट बाई सी इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी आर प्लस क्यू बाई सी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्यू की अगर मैं वैल्यू निकाल लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, चार्जिंग की इक्वेशन हो जाएगी। तो आप ध्यान रखेंगे, हम यहां जो हम फर्स्ट एनालिसिस कर रहे हैं वो हम संधारित्र के आवेशन की समीकरण निकाल रहे हैं, संधारित्र के आवेशन की समीकरण। तो यहां से अगर मैं इसको थोड़ा मैनिपुलेट करता हूं तो ये होगा मेरे पास आर डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन सी। तो यहां तक देखिए आप समझ सकते हैं। तो बच्चों इस अवकल समीकरण को हम क्यू के लिए हल करते हैं, तो ये होगा डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन आर सी, और डी क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन आर सी इंटू डी टी। तो आप यहां इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। समाकलन करने पर यहां आ जाएगा बच्चों मेरे पास माइनस लॉग ऑफ ई क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन आर सी, और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल टी प्लस समाकलन नियतांक ले लेता हूं मैं कोई के, समाकलन नियतांक ले लिया के। तो आप जानते हैं इस समाकलन नियतांक का मान हम कुछ कंडीशन से निकाल सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था की कंडीशन से निकाल सकते हैं। संधारित्र की प्रारंभिक अवस्था में, संधारित्र की प्रारंभिक अवस्था में आपको पता था t बराबर 0 क्षण पर, यानी शुरुआत में कोई भी आवेश नहीं था, t बराबर 0 क्षण पर q बराबर 0 था। तो मैं यहां t बराबर 0 क्षण पर देखता हूं k का क्या मान आता है, तो ये होगा माइनस लॉग ऑफ e क्यू नॉट माइनस 0, और यहां होगा ये 0 प्लस के। तो यहां से बच्चों मेरे पास समाकलन नियतांक का मान आ रहा है k इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ e क्यू नॉट, ये मेरे पास k का मान आ गया। बच्चों आप जानते हैं प्रारंभिक अवस्था में संधारित्र पर किसी भी तरह का कोई आवेश नहीं था, तो t बराबर 0 क्षण पर q बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो मैं इधर का ये रब कर रहा हूं, तो आगे समझेंगे। इसके आगे हम इस समाकल नियतांक का मान इस समीकरण में पुट कर देंगे। तो बच्चों ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो समीकरण 2 से के का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें रख के देखते हैं बेटा क्या आएगा। माइनस लॉग ऑफ ई क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू टी अपॉन आर सी, और माइनस लॉग ऑफ ई क्यू नॉट। इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई क्यू नॉट माइनस लॉग ऑफ ई क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू टी अपॉन आर सी। तो यहां आप देख रहे हैं फॉर्मूला बन रहा है लॉग का, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन, क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू टी अपॉन आर सी। तो यहां से आप इजीली देख सकते हैं, यहां मैंने फॉर्मूला लगाया लॉग एम माइनस लॉग एन का, और ये फॉर्मूला होता है लॉग एम अपॉन लॉग एम अपॉन एन होता है। तो यहां अगर आप देखो तो ये इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, तो यहां माइनस आ जाएगा मेरे पास, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, और ये टी अपॉन आर सी। तो यहां से क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। माइनस को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, तो यहां मैंने इसको सॉल्व किया, तो कितना आया ये क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहां से आप देख सकते हैं क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और यहाँ Q के लिए अगर मैं सॉल्व करता हूं इसे, तो Q की वैल्यू मेरे पास आ गई Q 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो आप यहां देख सकते हैं बच्चों, ये होती है संधारित्र के आवेशन की समीकरण, Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन आर सी। किसी क्षण पर क्या कहलाता है, ये आवेश कहलाता है, और क्यू नॉट अधिकतम आवेश है, टी किसी क्षण पर समय है, और आर और सी प्रतिरोध और संधारित्र की वैल्यूज है। आई होप बच्चों आप लोगों को संधारित्र के आवेशन की समीकरण समझ में आई होगी। हम यहीं से एक आरसी परिपथ का समय नियतांक टाइम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। तो किस तरह से करते हैं इसको देखते हैं हम यहां पर। तो आप यहां देख रहे हैं ये है Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये इक्वेशन हमारे पास आई है। यदि t बराबर आर सी, यानी समय का मान जो है वो r गुणा सी के गुणनफल के बराबर हो, और इसको मैं डिनोट कर रहा हूं टॉ से डिनोट कर रहा हूं, समय नियतांक को हम जो है टॉ से डिनोट करते हैं, तो भी आगे समझेंगे। तो यहां Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर सी अपॉन आर सी, टी इक्वल्स मैंने पुट किया, तो यहां मेरे पास हो गया ये Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई। आप जानते हैं जो ये ई होता है ये चरघातांक होता है, इसका मान 2.7 होता है। तो यहां रखकर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आता है Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 0.63। तो बच्चों आप लोग यहां से समय नियतांक को डिफाइन कर सकते हैं कि समय नियतांक उस समय अंतराल के बराबर होता है जितने समय में संधारित्र पर आवेश अधिकतम आवेश का 0.63 गुना हो जाए, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि Q इक्वल्स टू क्यू नॉट का 63% हो जाए। यानी समय नियतांक, बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि समय नियतांक, एक आरसी परिपथ का समय नियतांक उस समय अंतराल के बराबर होता है जितने समय में संधारित्र पर आवेश का मान अधिकतम आवेश का 63% हो जाए। तो वो जो समय अंतराल होता है उसे हम क्या कहते हैं, समय नियतांक कहते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, आर गुणा सी,
यानी अगर आर और सी के गुणनफल की अगर हम बीमा निकालेंगे तो वो किसके बराबर आती है, समय के बराबर आती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ ये मालूम होगा कि ई जो है वो एक्सपोनेंट होता है, चरघातांक होता है, इसका मान जो होता है वो 2.7 होता है। जब हम इसे यहाँ रखकर सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट मान जो आएगा Q इक्वल्स टू Q नॉट 0.63 आएगा। इसको मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा तो ये आ रहा है Q इक्वल्स टू Q नॉट का 63%। तो बच्चों आप लोगों को संधारित्र के आवेशन की समीकरण समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे संधारित्र के निरावेशन की समीकरण।